हाँ जी। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इसी टॉपर की कड़ी में आज फिर से आपसे एक टॉपर से मिलवाता है। हमारे साथ है रामकिशोर। सबसे पहले हमारे जोधपुर की परंपरा है कि हम साफा से स्वागत करते हैं। आप सब लोग ताली जरूर बजाइए। थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। तो हम बात करें रामकिशोर की। तो रामकिशोर फिलहाल जो है सीबीआई के एपीपी में सिलेक्शन हो चुका है। एक ही सीट थी उस समय, ओबीसी की एक ही सीट थी और एक सीट इन्होंने हासिल कर ली। लेकिन वो कह रहा सपना जज बनने का था, तो जज बनने के सफ़र में उनको था कि चाहे मेरा सिलेक्शन होगा पर मैं रुकूंगा नहीं। उसी कड़ी को लेकर चलते हैं। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे की या टारगेट के बेस पे की, कितनी बार इन्होंने अटेम्प्ट किया है और कैसे इनको सफलता मिली, और जब ये डीमोटिवेट होते थे तो ये क्या करते थे। आइए बात करते हैं रामकिशोर से। नमस्ते मैम। नमस्ते ऑल। मेरा नाम रामकिशोर है और इस बारी मेरा आरजेएस में सिलेक्शन हुआ है और ये मेरा आरजेएस में दूसरा अटैम्प्ट था। इससे पहले मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ और प्रेजेंटली मैं सीबीआई में बतौर एपीपी काम कर रहा हूँ। और सीबीआई में जब काम कर रहा था उस समय भी यही था कि सीबीआई तो अच्छी जॉब है, बट उसके अलावा भी मेरा एक सपना था कि भाई मुझे आरजेएस बनना है। तो भगवान की दया से इस बारी वो काम भी हो गया। अच्छा, आपने कहाँ से लॉ किया? मैम मैंने लॉ करा था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से। आपने एलएलएम भी किया? हाँ, और एलएलएम भी मैम मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से ही करा था। ओके। तो आपने क्या फर्स्ट ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या फिर आपको लगा 2-3 साल बाद रुक के फिर मैं करूँ? नहीं मैम, फर्स्ट ईयर से नहीं करा था मैंने जब फाइनल ईयर में आया था तब तक जाके मैंने ये शॉर्ट लिस्ट करा कि यही एक ऐसा करियर है जिस तरफ मुझे जाना चाहिए। अच्छा, लास्ट टाइम जब आपका नहीं हुआ तो फिर आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया कि अब तो करना ही करना है? मैम लास्ट टाइम वाली स्थिति ऐसी थी कि जहाँ पे सच में मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि पिछली बारी मेरा मेंस 2 नंबर से रह गया था। तो अब वो समझ में नहीं आ पा रहा था कि इसको नॉलेज की कमी के लिए ब्लेम करें या फिर तकदीर में नहीं लिखा होना वो बात करें। तो वो कुछ समय ऐसा था कि जो कुछ ऐसे सेल्फ डाउट भी थे जो खुद से मैं कर ही रहा था, बट समय के साथ और क्या पता भगवान की ऐसी इच्छा थी कि वो चीज़ मुझे समझ में आई कि उसके बिना कुछ होना पॉसिबल नहीं है। आप इन स्टूडेंट से बताएंगे पहला आपका मीडियम क्या था, और सेकंड आपने ओवरऑल मतलब जो पिछली बार से नहीं हुआ इस बार आए, तो इस दौरान आपने क्या क्या अपने आप को चेंज किया जिससे आपको इस बार सफलता मिली? मैम मेरा जो मीडियम था वो इंग्लिश था, बट पिछली बारी मुझसे कुछ जैसी ऐसी गलतियाँ हुई जो मैंने इस बारी रिपीट नहीं करी। पहले ये था कि पिछली बारी तक मैं जब भी एग्ज़ाम दे रहा था तो मैं मेरे मन में आंसर सोच रहा था कि ये आंसर मुझे लिखना है, बट मैंने उतना लिखा नहीं उसको मेन पेपर से पहले। इस बारी मैंने वो गलती नहीं करी और मैंने जो चीज़ लिखनी थी उसको पहले से लिखा था। तो मुझे जब मेन पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसके लिए कुछ ज़्यादा सोचना ना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो मैंने देख रखा है, इसके बारे में आंसर भी मुझे क्या लिखना वो भी मुझे पहले से पता था। तो वहाँ पे सोचने का कम समय लेना, मुझे लगता है यही एक ऐसी की है जो शायद सक्सेसफुल बना देती है। जनरली लोग अपने मार्क्स नहीं बताते किसी को। मैं फिर भी आपसे पूछूं, लॉ में आपके कैसे मार्क्स है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर? मैम लॉ में मेरे अच्छे मार्क्स थे, फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे और सेकंड पेपर में कंपैरेटिवली इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था जिस तरह की मेरी तो पेपर फर्स्ट हुई पेपर थी। में आपके कितने मार्क्स आए? फर्स्ट पेपर में मेरे 54 तो पॉइंट बहुत अच्छा समथिंग। स्कोर है 54, क्योंकि जनरली मिलते नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इनका अचीवमेंट रहा है। सेकंड, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? कोई घंटों का होता था या फिर आप टारगेट लेके पढ़ते थे? मैम मेरा ऐसा था कि मैं टारगेट लेके पढ़ने में बिलीव करता था, बिकॉज घंटों को लेके अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो हो सकता था कि मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली ये घड़ी चल रही थी कि ये घंटे मुझे पूरे करने हैं। लेकिन मैं अगर टारगेट लेके चल रहा हूँ तो मुझे सामने वो जो लिखा है वो दिख रहा है, अगर वो नहीं होगा पूरा तो गिल्ट रहेगी कि मैंने आज जो भी समय है उसको बर्बाद करा है। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, कई बार वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास फीस नहीं है देने को कोचिंग को, तो जो सेल्फ स्टडी करे उनको सजेशन करो ना, वो कैसे पढ़ सकते बिना कोचिंग के? मैम सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग करें, उसमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि खुद पे भरोसा करें, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसी चीज़ है उसकी हर एक स्टेज अपने आप में परीक्षा ले रही होती है। और नोटिफिकेशन से पहले भी कुछ परीक्षा होती है कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा, वो भी अपने आप में परीक्षा है। और नोटिफिकेशन होने के बाद तो यही है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी अपने आप में परीक्षा है। तो खुद पे भरोसा कर पाना इस पूरे दरमियान वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में अगर आप जिसकी भी उंगली पकड़ें तो उस जिसकी उंगली पकड़ रहे हैं उस पर भरोसा करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप हर एक इंसान या फिर हर एक शख्सियत जिससे भी आप मिल रहे हैं या रूबरू हो रहे हैं, जिससे रब्ता रख रहे हैं, उस पर आप हर वक्त अगर संदेह कर पा रहे हैं
तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में नहीं है, और उससे ये होगा कि आपका फाइनली शायद सिलेक्शन होगा भी नहीं। तो इसलिए जो भी जिस भी जगह पे हैं, चाहे बड़े शहर में हैं, छोटे शहर में हैं, छोटी कोचिंग में, बड़ी कोचिंग में है, या फिर बिना किसी कोचिंग में है, तब भी अगर खुद पे भरोसा रहा तो हो जाएगा। और वो बहाने अगर हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो उसका कोई अंत नहीं है। अगर आज हम पैसे की कमी का बहाना लगाते हैं या समय की कमी का बहाना लगाते हैं तो वो फहरिस्त बड़ी लंबी है, उसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, आप जब डीमोटिवेट होते थे या पढ़ने का आपका मन नहीं करता था तो आप उस समय क्या करते थे? मैम, ऑन ए लाइटर नोट मैं तो सो जाता था। सो जाते थे, कभी गाना सुनना वरना हाँ, गाना सुनना और फ्रेंड्स सो को जाता कॉल था। करना? फ्रेंड्स तो मैम इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में मेरे बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं भी जिनका आप मैं किन किन को क्रेडिट देना चाहेंगे आपके सिलेक्शन का? सबसे आपको लगता है कि भाई ये नहीं होते तो शायद मैं 2 साल अपने आप को टिका के नहीं रख पाता? सबसे पहले तो मैम मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मेरी बड़ी आस्था है रामसा पीर में, बाबा रामदेव जी में। तो मैं मानता हूँ कि उनके बिना शायद ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। वो खुद एक और चमत्कार उसके है। बाद में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है कि मुझे इतना समय देना इस चीज़ के लिए। और पेरेंट्स के बाद में मेरे भाई बहन, और उनके बाद में मेरे पूरी इस जर्नी के अभिन्न जो हिस्सा है वो मेरे दोस्त हैं। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका मैं नाम भी लेना चाहूँगा और नाम लेके उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक मेरी बहुत अजीज़ दोस्त हैं खुशबू, तो उसका बहुत अहम रोल है इसमें। और एक मेरे बचपन के दोस्त हैं, मुझे लगता है कि उसके बिना तो शायद कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाता। जब मैं तैयारी कर रहा था तो वो ऐसा था कि वो मेरे संग वो सारी चीज़ें झेल रहा था जो जैसे इस उनका तैयारी का, एग्जाम, जैसे उनका जैसे उसका, एग्जाम। हाँ। तो उसका नाम है धर्माराम भाटी, तो उसका बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। और तीसरा जो मेरा खुद का सगा भाई है, छोटा भाई, और तो वो उसका ये था कि वो मल्टी रोल में था मेरी लाइफ में। वो कभी मुझसे बड़ा हो जाता, कभी मुझसे छोटा हो जाता, कभी मेरा दोस्त हो जाता, कभी मेरा क्रिटिक हो जाता। तो उसके मल्टीपल रोल्स थे, तो उसका कहीं ना बहुत। कहीं इसका बहुत बड़ा हाँ, योगदान रहा, क्योंकि जो बड़ा था डांटा भी था, पढ़ ले, हाँ। क्यों टाइम वेस्ट करा, सो क्यों रहा, नहीं, उठा लो। उम्र में वो मुझसे छोटा है। नहीं वही तो, हाँ, डांटने के लिए बड़ा बनना हाँ, पड़ता ना कि वही तू चीज़। कर सकता, तू करके रहेगा, राइट। अच्छा, अभी बताओ कि लॉ पेपर आपने जो प्रिपेयर किए है, तो प्री के लिए कैसे आपने स्ट्रेटेजी बनाई? अभी नहीं, लास्ट टाइम जब आपने किया था। मैम, प्री के लिए मैंने ऐसा करा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो निकाले और उसमें देख लिया कि ये एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हीं एरियाज़ को मैंने टारगेट करा। क्योंकि देखो पूरा पढ़ना तो सेंसलेस हो जाता और है। एक चीज़ मैं ये भी मान चुका था कि मेरा टारगेट 100 में से 100 लाना है ही नहीं। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें छूट रही थी तो उससे मैं घबरा नहीं रहा था, और कुछ चीज़ें मैं जानबूझ के छोड़ भी रहा था कि ये वैसी चीज़ है जहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बिल्कुल। जितना समय लग रहा उतने प्रोपोर्शनेट मार्क्स नहीं है। तो वो छोड़ना मैंने मुनासिब समझा और वो मेरे पक्ष में भी रहा। अच्छा, आपने सिर्फ राजस्थान ही दिया या और कोई एग्जाम भी मैम, दिया? मेरा राजस्थान ही फोकस था, बिकॉज इस दरमियान मैं हमेशा से जॉब में रहा हूँ, तो फिर अच्छा, दूसरी। हाँ, आपने एक जॉब में रहे, कौन कौन सी जॉब की थी मैम, आपने? मैं जब एलएलएम करके एनएलयू से निकला तो उसके बाद में मैंने यूको बैंक ज्वाइन करा, और वहाँ पे लॉ ऑफिसर के बतौर मैंने काम करा। और उसके बाद में जब मेरा पिछली बार मेंस नहीं हुआ, और वो भी 2 नंबर से नहीं हुआ, तो फिर मुझे लगा कि शायद यूको बैंक में होने की वजह से नहीं हुआ, और मुझे लगा कि अगर मैं बैंक छोड़ दूंगा तो बहुत बेहतर से तो कर आपने पाऊंगा। सरकारी नौकरी छोड़ दी? हाँ मैम। इतनी बड़ी रिस्क ली? हाँ मैम, मैंने छोड़ दी, और मेरे परिवार वालों ने साथ भी दिया, तो मैंने प्रोबेशन में रहते हुए छोड़ दी। ओके। और उसके बाद में जब छोड़ दी तो फिर मैं बतौर गेस्ट फैकल्टी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में पढ़ाने लग गया, और उसके बाद में मैं सीबीआई में आ गया। तो ऐसा कभी अच्छा, नहीं। जब आपका सीबीआई में सिलेक्शन हुआ और बैक टू बैक आपका आरजेएस था, तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी क्यों हो गया मेरा आरजेएस से, मैं क्या करूं? कंफ्यूज नहीं हुए आप? मैम, उस समय ऐसा था, मुझे वो थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, और ऐसा था कि गुस्सा भी था कि सिलेक्शन करवा लिया आपने, थोड़ा मुझे टाइम दे देते आप मुझे ज्वाइनिंग से पहले। बट फिर उसमें भी एक वो ब्लेसिंग इन हाँ, डिस्गाइज ये क्योंकि रही। मुझे याद है आप आरजेएस मेन के लिए आए थे और आपका रिजल्ट आ गया। हाँ मैम। मतलब एक तो मेन का टाइम इतना कम और बैक टू बैक रिजल्ट, और फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गए। फिर आपने कैसे मैनेज किया? 40 डेज में कैसे मैनेज किया फिर आपने? मैम, उसमें भी मैं वही, जैसे मैं आपको कह रहा था कि भगवान का जो बड़ा आशीर्वाद था कि मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट करा। तो वो मुझे जितना समय पॉसिबल हो पाता सर्विस के साथ, उसमें वो मुझे फ्री समय देते और मोटिवेट रखते, और जितना उनसे बन पाता सर्विस के रूल्स के अंदर, तो उन्होंने इतना हेल्प करा, और उन्हीं की वजह से शायद वो कम समय में मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाया था। अभी की बात है, जब रामकिशोर आए थे तो हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे, तो मैंने उसको कहा कि मेरे एडीजी बैच के लोग कहते हैं कि मैडम आपका क्यों नहीं होता, आपको तो सब कुछ आता है। तो मैंने जैसे ही कहा तो इसने मुझे हाथ दिखाया, मैडम यहाँ रेखा है क्या? मैंने कहा ना यहाँ है बेटा, ना यहाँ, यही तो ढूंढ रही हूँ।
क्या इस चीज को आप मानते हो, डेस्टिनी रोल मैं मानता हूँ। मेरा ऐसे था कि ये मैंने समय के साथ मानना स्टार्ट करा था। पहले मेरा भी ऐसा क्या आपकी जिंदगी में हुआ तब आपको लगा डेस्टिनी कुछ रोल अदा करती है? पिछली बारी वाला मेंस, उससे पहले आपको क्या लगता था, उससे मेहनत सब पहले कुछ मुझे लगता था कि आप इधर से मेहनत डालिए, उधर से रिजल्ट निकलेगा। ओके, तो ये जो 400 बच्चे रह गए उनके लिए क्या कहना चाहोगे? तो वही है कि आप भगवान में भरोसा करते रहिए और आप अपनी मेहनत करते रहिए। जिस दिन आपकी तकदीर में लिखा होगा उसी दिन होगा, ना उससे पहले ना उसके बाद में। 10 साल निकल गए, अब क्या करना चाहिए? भगवान पे भरोसा मैम। तो जो 400 बच्चे नहीं निकले हैं वो मत दुखी होइए, क्योंकि आपको पता था जिस दिन फॉर्म भरा उस दिन भी आपको पता था कि सीटें 222 ही हैं और सिलेक्शन 222 का ही होगा। तो क्यों रो रो के अपनी आंखें सुजा रहे हो? मुझे देखो ना, अभी तक नहीं हुआ तो हंसती रहती हूँ मैं। तो कुछ ऐसा करें, लास्ट कुछ कहना चाहेंगे इन सबसे? यहाँ आ जाइए, जो आने वाले बच्चे हैं। मैम मैं इनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका तरीका अगर थोड़ा तब्दील हो जाए तो वो बेहतर हो जाएगा। जैसे मेरा ये था कि अगर हम पढ़ने के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दें तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर हम सिलेक्शन के लिए पढ़ना कंटिन्यू रखेंगे तो फिर शायद सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आज को जिए, आज में रहें और आज ही में रहते हुए पढ़ाई करें। कल क्या होगा वो ना किसी को पता है, ना कोई बता सकता है। अगर कोई ऐसा कोई दावा कर रहा है कि मैं बता पाऊंगा तो वो भी शायद गुमराह ही कर रहा है। तो इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत करते रहिए, जिस दिन आपकी किस्मत में लिखा होगा उस दिन हो जाएगा। एक और सरप्राइज, आपके इंटरव्यू कितने मार्क्स आए? मैम मेरे इंटरव्यू में 25 मार्क्स आए। 25 मार्क्स। जब ये हमारे पैनल के पास इंटरव्यू देने आए, सारे पैनल शॉक, इस बच्चे को क्या नहीं आता है, मतलब सबके लिए सरप्राइज थे, इसको क्या नहीं आता, हर चीज़ आती थी इस बच्चे को। तो हमें ये था कि चलो इस बार तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स, और 25 कोई कम नहीं होते हैं। तो इनको बहुत सारी बधाइयाँ कि बहुत शानदार Thank you, नंबर ma'am. लेके आए। चलिए अब आप सबके साथ इनके केक कटिंग करते हैं, आप लोग ताली बजाइएगा, हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये तो बनता है। चलो आपको बहुत सारी बधाइयाँ और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मैं देती हूँ क्योंकि अभी इन दिनों मेरे थोड़े व्रत चल रहे हैं और ये इनकी तरफ से आप सबको सबको चलिए आज के लिए